नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दूध सुखाने की विधियाँ। आज हम पढ़ेंगे कि जो कोलेस्ट्रम यानी जो खीस होता है उसके क्या क्या उसके बारे में जो हम टोटल पढ़ेंगे। तो आपकी हेडिंग है कोलेस्ट्रम या जो खीस रहता है वो कोलेस्ट्रम, इसको बोल सकते हैं खीस बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन फर्स्ट मिल्क या फिर विस्टिंग। फर्स्ट मिल्क या फिर बोल सकते हैं इसको बिस्टिंग। तो आज की हमारी रीडिंग है कोलेस्ट्रम, खीस, फर्स्ट मिल्क या फिर बिस्टिंग। इसकी मतलब परिभाषा क्या है? परिभाषा देखें, जो गाय का जब प्रसव होता है तब उसका जो फर्स्ट दूध रहता है जो कि फर्स्ट 3 दिन तक आता है उसको ही हम खीस बोलते हैं। तो परिभाषा, प्रसव होने पर जानवर द्वारा प्रथम 3 दिनों तक दिया जाने वाला गाढ़ा दूध। तो खीस किसे बोलेंगे? तो जब जानवर का प्रसव होगा तब लगातार जो 3 दिन तक जो गाढ़ा दूध देती है गाय या फिर कोई भी जानवर, उसी को बोलेंगे हम खीस। और ये जो खीस रहता है वो जो बछड़ा रहता है उसके लिए रहता है, ना कि जो पशुपालक के लिए। नॉर्मली हम गांव में देखते हैं कि जो पशुपालक रहते हैं वो खीस का मिठाई टाइप बना के उसको पतीले पर उबाल कर उसको खाते हैं। या फिर महाराष्ट्र में एक मिठाई रहती है खरवस, वो भी खीस से ही बनती है। तो वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो खीस रहता है वो बछड़े के लिए रहता है। बछड़े में क्या करता है ये? तो बछड़े में ये इम्यूनिटी देता है, उसको बछड़े को इम्यूनिटी देता है। तो क्या बछड़े को इम्यूनिटी देगा? इम्यूनिटी में कौन सी आएगी? IgG, IgM और IgA, 3 प्रकार की उसको इम्यूनिटी देता है, जिसको हम बोलेंगे इम्यूनोमोडुलेटर। क्लियर? यानी कि उसमें क्या रहता है कि जो प्रथम का जो 3 दिन का दूध रहता है वो गाय को, हमें बछड़े को पिलाना ही चाहिए। हमें पिलाना ही चाहिए बछड़े को। क्यों? क्योंकि उसको ये क्या करेगा कि इम्यूनिटी देगा, और उस पर और क्या करेगा? तो इसमें लग्जेटिव का काम करेगा। यानी कि जो मल की निकासी करता है, जो फर्स्ट उसका मल रहता है उसको बोलते हैं हम म्यूकोनियम। जो फर्स्ट मल रहता है उसको बोलेंगे म्यूकोनियम। उसकी निकासी करने के लिए ये काम करेगा। और क्या करेगा? तो मतलब मान लो हमें जो बछड़ा है उसको शरीर का 10% नॉर्मली कितना पिलाना चाहिए? तो हमने पहले भी पढ़ा है कि लगभग उसको प्रसव के बाद 15 से 30 मिनट में उसको फर्स्ट जो खीस रहता है वो पिला देना चाहिए। कितना पिलाना चाहिए? स्टार्टिंग में पिलाएंगे हम 5 से 8%, उसके बाद हम 12 घंटे में पिलाएंगे, उसके बाद 2 दिन और 3 दिन तक हम पिलाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट दिन पिलाएंगे हम 5 से 8% पिलाएंगे, शरीर का वजन का 5 से 8%, और जो सेकंड दिन और थर्ड दिन जो पिलाएंगे वो शरीर के वजन का 10% पिलाएंगे। क्यों पिलाएंगे? तो इम्यूनिटी को, बछड़े की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। क्लियर? और हमें जो मतलब खीस है वो प्रथम उसकी फीडिंग 15 से 30 मिनट के बीच क्यों करनी चाहिए, ये रहता है। तो मतलब उसमें क्या रहता है कि जो खीस है उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि खीस में जो रहती है इम्यूनिटी, वो मेनली क्या रहते हैं? प्रोटीन ही रहते हैं, मेनली प्रोटीन ही रहता है। और उसमें जो हमने देखा, आगे पढ़ा था ट्रिप्सिन इनहिबिटर, जो कि हम सोयाबीन में पढ़ा था कि वो अगर सोयाबीन में रहेगा तो वो नुकसानदायक है, और अगर ट्रिप्सिन इनहिबिटर खीस में रहा तो वो फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? तो ये क्या करेगा कि वो खीस के साथ जाएगा और जो प्रोटीन का पाचन करेगी उस एंजाइम को खीस पर काम करने नहीं देगा। तो वो आगे जाकर फिर क्या रहेगा कि वो ब्लड में अवशोषित हो जाएगा। अब इम्यूनिटी है, जो इसमें जो पोषक तत्व जो इम्यूनिटी पाई जाती है वो आगे चलकर इम्यूनिटी उसमें आंतों में जाकर उसके पूरे शरीर में फैल जाएगी, इसलिए। और अगर ट्रिप्सिन इनहिबिटर नहीं पाया गया तो क्या होगा कि उसका नॉर्मली प्रोटीन के रूप में पाचन हो जाएगा और उसमें अमीनो अम्ल बन जाएंगे, यानी कि उस प्रोटीन मतलब जो इम्यूनिटी है उसका कुछ काम नहीं आएगा। तो एंटीबॉडीज जो रहते हैं उसका मतलब काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मेनली एंटीबॉडीज पाई जाती है। फर्स्ट केस में मेनली इम्यूनिटी का केस मिलेगी तो एंटीबॉडीज से मिलेगी, एंटीबॉडीज से हमें बछड़े को इम्यूनिटी मिलती है।
तो अगर हमने फर्स्ट फीडिंग नहीं करवाई, फर्स्ट फीडिंग कब करवानी है? 15 से 30 मिनट के भीतर। अगर वो हमने नहीं करवाई तो फिर क्या होगा? तो फिर उसमें जो एंटीबॉडी तो उसमें नॉर्मली रहेगी। वो कैसी रहती है? मेनली प्रोटीन रहती है, पर उसमें जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर है वो शुरुआती 15 से 30 मिनट या फिर लगभग 1 घंटे के अंदर ही पाया जाएगा। उसके बाद फिर आप चाहे उसको खीस कितना भी पिला लो, उसमें इम्यूनिटी नहीं आएगी, उसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाएगी, क्योंकि ट्रिप्सिन इनहिबिटर ही नहीं रहा। ट्रिप्सिन इनहिबिटर ही नहीं रहा तो खीस जो जाएगा वो नॉर्मली जाके उसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर नहीं रहेगा, तो वो ट्रिप्सिन उस पर एंजाइम उस पर काम कर देगा और प्रोटीन को एंजाइम एमिनो अम्लों में तोड़ देगा। तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा खीस पिलाने का। अगर खीस पिलाना ही है तो स्टार्टिंग के 15 से 30 मिनट के भीतर हमें पिलाना चाहिए। कितना पिलाना चाहिए? तो स्टार्टिंग में जो पिलाएंगे वो 5 से 8% पिलाएंगे, और नॉर्मली जो अगर नॉर्मली पूछे खीस कितना पिलाना चाहिए तो 10% पिलाना चाहिए शरीर के वजन का। अगर नॉर्मली पूछे तो शरीर के वजन का 10% पिलाना चाहिए, और फर्स्ट फीडिंग जो करते हैं 15 से 30 मिनट के भीतर वो 5 से 8% शरीर का वजन का पिलाना चाहिए। क्लियर? हमने देखा कि कोलेस्ट्रम की या खीस की परिभाषा क्या है। तो प्रसव होने पर जो जानवर द्वारा प्रथम 3 दिनों तक दिया जाने वाला जो गाढ़ा दूध रहता है उसी को हम बोलेंगे खीस। और ये क्या रहता है कि एक बछड़े को पिलाना ही चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए? क्योंकि इसमें इम्यूनिटी देता है, यानी कि उनमें खीस में एंटीबॉडीज पाई जाती है, तो जानवर को बछड़े को इम्यूनिटी देगा। तो यह बछड़े को खीस जरूर पिलाए। बछड़े को खीस जरूर पिलाए, यानी कि उसमें खीस हमको पिलाना ही चाहिए। और बछड़े को खीस पिलाने की दर क्या है? तो शरीर के वजन का 10%। तो बछड़े में खीस पिलाने की दर कितना? तो शरीर के वजन का 10%, यानी कि 10% यानी कि 100 ml पिलाएंगे हम प्रति केजी बॉडी वेट के हिसाब से, प्रति केजी बॉडी वेट के हिसाब से। यानी कि मान लो बछड़े का जन्म हुआ तब लगभग वो है 15 से 20 किलो का, तो हमें उससे शरीर के वजन का 10% पिलाना है। तो इसको हम पिलाएंगे 1.5 से 2 लीटर। तो इसको 1.5 से 2 लीटर खीस पिलाएंगे। क्लियर? यानी कि हमें खीस कितना मिलेगी? शरीर के वजन का 10%, यानी कि 100 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पिलाएंगे। अगर उसका बछड़े का वजन 15 से 20 किलो है तो 1.5 से 2 लीटर हम उसमें खीस ज़रूर पिलाना ही चाहिए। और बछड़े को खीस पिलाना कब शुरू करें? यानी कि बछड़े को जो फर्स्ट फीडिंग है वो कब देनी चाहिए? तो फर्स्ट फीडिंग कब देनी चाहिए? 15 से 30 मिनट के भीतर उसमें दी जानी चाहिए। क्योंकि क्या रहता है कि इसमें जो इस समय उसमें क्या रहता है कि आंतों में एंटीबॉडीज का अवशोषण सबसे तेज होता है। क्लियर? तो बछड़े को खीस पिलाना कब शुरू करें? तो बछड़े को खीस पिलाना कब शुरू करें? तो कब शुरू करना है? जन्म के पश्चात 15 से 30 मिनट के भीतर। क्यों? इसी में क्यों करना चाहिए? क्योंकि क्या रहता है, कारण क्या है इसका? तो कारण है क्योंकि इस समय आंतों में एंटीबॉडीज का अवशोषण सबसे तेज होता है। हमने नॉर्मली देखा कि खीस में एंटीबॉडीज पाई जाएंगी, तो इनको हमें 15 से 30 मिनट के अंदर हमें जो खीस रहता है उसको आंतों तक पहुंचाना है। और अगर इसमें 15 से 30 मिनट में तक नहीं पहुंचाए तो क्या होगा कि उसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर नहीं पाया जाएगा, तो उसका जो एबोमेजम है उसमें ही उसका पाचन हो जाएगा, तो आंतों तक पहुंचेगा नहीं और कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसमें क्या रहता है कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाएगा और वो
ट्रिप्सिन का पाचन नहीं हो, मतलब ट्रिप्सिन जो पाचन करता है प्रोटीन का, उसको पाचन नहीं करने देगा और आंतों में जाएगा, फिर आंतों से पूरे शरीर में एंटीबॉडीज़ का अवशोषण हो जाएगा, यानी कि ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में उसको पहुंचा दिया जाएगा। क्लियर? अब हम देखेंगे यहाँ तक क्लियर कि कोलेस्ट्रॉल की परिभाषा अगर देखें तो क्या है, जो जानवर या किसी पशु का अगर प्रसव हो तो प्रथम 3 दिन तक जो गाढ़ा दूध पाया जाता है उसी को हम खीस बोलेंगे। और बछड़े को खीस जरूर पिलाना चाहिए क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती है जो कि बछड़े में इम्यूनिटी का काम करेगी। और बछड़े में खीस पिलाने की अगर दर पूछे तो शरीर के वजन का 10% उसमें खीस पिलाते हैं, यानी कि 100 ml प्रति केजी बॉडी वेट के हिसाब से। यानी कि अगर जानवर का शरीर या बछड़े का जो वजन रहता है वो 15 से 20 किलो हो तो उसमें 1.5 से 2 लीटर तक हम खीस पिलाएंगे। और बछड़े को खीस पिलाना कब शुरू करेंगे, तो बछड़े को स्टार्टिंग के 15 से 30 मिनट के भीतर हमें उसको खीस पिला देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या रहता है कि तब उस समय उसमें जो आते रहती है, उसमें आंतों में जो अवशोषण एंटीबॉडीज को अवशोषण करने की दर सबसे तेज रहती है। क्लियर यहाँ तक? अब हम देखेंगे कि खीस पिलाने के क्या क्या फायदे हैं। हम खीस पिलाएंगे तो उसमें क्या क्या फायदे रहेंगे। तो देखेंगे हम खीस पिलाने के फायदे। अगला पॉइंट हमारा खीस पिलाने के फायदे। तो खीस पिलाने के क्या फायदे, तो पहला ही फायदा हम लेंगे कि खीस में नॉर्मली तो एंटीबॉडी होती है, तो जिससे बछड़े को इम्यूनिटी प्राप्त होगी या इम्यूनिटी बढ़ती है। तो खीस में क्या रहती है, नॉर्मली एंटीबॉडीज पाई जाती है। तो खीस में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जिससे बछड़े की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते थे, इसे ही हम इम्यूनिटी कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही इम्यूनिटी कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही इम्यूनिटी बोलते हैं। और सेकंड इसमें फायदा क्या है, तो खीस क्या रहती है कि वो लग्जेटिव का काम करेगी। तो खीस क्या है, लग्जेटिव की तरह काम करती है। और उसमें जो प्रथम मल रहता है, जो उसका प्रथम मल रहता है उसको बोलते हैं हम म्यूकोनियम। प्रथम मल को हम बोलेंगे म्यूकोनियम। तो म्यूकोनियम की निकासी करता है या प्रथम मल की निकासी करवाता है। तो खीस लग्जेटिव की तरह कार्य करता है। खीस लग्जेटिव की तरह कार्य करता है। लग्जेटिव नॉर्मली हम देखते पढ़ते हैं हम लग्जेटिव परगेटिव कैथेटर, जो मल की निकासी करवाते हैं उनको हम बोलेंगे, यानी कि मल की निकासी यानी कि करवाते हैं लग्जेटिव। इसमें क्या रहेगा, लग्जेटिव क्या करेगा कि यह प्रथम मल, यह प्रथम मल यानी कि म्यूकोनियम की निकासी करवाएगा। खीस अगर पिलाएंगे तो उसमें जो प्रथम मल है म्यूकोनियम जो बनता है उसमें निकासी आराम से होगी। ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे कि यदि हम बछड़े को खीस नहीं पिलाएंगे, यदि हम बछड़े को खीस नहीं पिलाएंगे तो फिर क्या होगा। यदि हमने बछड़े को खीस नहीं पिलाया तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा उसमें कोलिबैसिलोसिस की संभावना बढ़ जाएगी। कोलिबैसिलोसिस यानी कि उसमें जब बछड़ों में क्या होता है कि अगर हमने स्टार्टिंग में उसमें खीस नहीं पिलाया तो उसको दस्त लग जाएंगे, यानी कि बछड़ों में जो उजला पीला दस्त होता है उसको ही हम बोल देंगे कोलिबैसिलोसिस। यानी कि यदि बछड़े को खीस नहीं पिलाया गया तो क्या होगा, उसमें कोलिबैसिलोसिस होगी, कोलिबैसिलोसिस हो जाएगी। कोलिबैसिलोसिस को बोलेंगे हम बछड़े में उजला पीला दस्त।
बछड़े में जो उजला पीला दस्त होता है वो इसी के कारण होगा। इस बीमारी को हम बोलेंगे कोलीबेसिलोसिस। और कोली जो बेसिलोसिस होता है उसका वाहक क्या होता है तो ई कोलाई होता है। ई कोलाई क्या है, यह ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। तो इसका कारक क्या है, इसका कारक पूछे तो ई कोलाई। और ई कोलाई क्या है तो ये एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, यानी कि बैक्टीरिया। यह जो कोलीबेसिलोसिस है, कोलीबेसिलोसिस वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज में भी कौन सी, ग्राम नेगेटिव। और ये किसके कारण होता है तो खीस न पिलाने के कारण। और इसका कारक क्या है तो कारक ये वाहक पूछे तो ई कोलाई। और ये कब होगी, यानी कोलीबेसिलोसिस कब होगी, कोलीबेसिलोसिस कब होगी तो कब होगी 1 से 3 दिनों के भीतर, यानी कि जन्म से 1 से 3 दिन जब जानवर की बछड़े की उम्र रहेगी तब हम ये होगी। तो ये कब होगी, तो 1 से 3 दिन के बछड़े में, 1 से 3 दिन के 1 से 3 दिन के बछड़े में, 1 से 3 दिन के बछड़े में क्या होगी, क्योंकि उसको हमने खीस नहीं पिलाया तो उसमें कोलीबेसिलोसिस होगी, यानी कि बछड़े में जो उजला पीला दस्त होता है उसी को हम बोलेंगे कोलीबेसिलोसिस। और ये इसका कारक क्या है तो ई कोलाई। और ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, यानी कि अगर कोलीबेसिलोसिस पूछा जाए तो यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। बाकी हम इसको डिटेल में मेडिसिन में पढ़ेंगे। क्लियर। उसके बाद हम उपचार में क्या देंगे, उपचार में देंगे हम स्टेप्टोमाइसिन। इसको उपचार में देंगे हम स्टेप्टोमाइसिन, क्योंकि ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु रहते हैं उनको, जितने भी ग्राम नेगेटिव जीवाणु उनके उपचार में हम स्टेप्टोमाइसिन देंगे। और जितने भी ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हैं, उनके उपचार में हम पेनिसिलिन देंगे। और जितने भी ग्राम नेगेटिव जीवाणु उसके उपचार में हम स्टेप्टोमाइसिन देंगे। उसके उपचार में क्या देंगे तो स्टेप्टोमाइसिन क्यों देंगे, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। ग्राम नेगेटिव जीवाणु जितने भी रहेंगे उसमें हम स्टेप्टोमाइसिन देंगे, और ग्राम पॉजिटिव जितने भी जीवाणु रहेंगे उसमें हम पेनिसिलिन देंगे। क्लियर। और उपचार तो ये हो गया। अब फिर बचाव क्या करें इसमें, या रोकथाम या बचाव, यानी कि हमको ये बीमारी होने ही नहीं देनी है। तो क्या करें उसके उपचार में, तो उसको उपचार में हम कहेंगे कि बछड़े को खीस पिलाए, क्योंकि अगर खीस पिलाएंगे तो उसमें जो एंटीबॉडीज पाई जाएगी वो क्या करेगी, उसको इम्यूनिटी देंगे, जिसके कारण ई कोलाई उसमें संक्रमण नहीं कर पाएगा। इससे हम उसमें कोलीबेसिलोसिस की संभावना नहीं रहेगी। क्लियर। यानी कि उसमें फायदे क्या है तो खीस में एंटीबॉडीज पाई जाएगी, जिससे बछड़े को रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी मिलेगी। इम्यूनिटी भी कौन सी मिलेगी तो इम्यूनिटी भी मिलेगी उसमें उसमें मिलेगी एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर। यानी कि उसमें मिलेगी उसको मिलेगी पैसिव इम्यूनिटी, उसमें इम्यूनिटी भी मिलेगी पैसिव। उसको इम्यूनिटी मिलेगी पैसिव, यानी कि ये मान लो कि पैसिव इम्यूनिटी का मतलब निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसका जो हिंदी में नाम है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, यानी कि उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आगे, बछड़े को आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उसका शरीर आगे उसका शरीर तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो पहले से ही बनी बनाई हुई इम्यूनिटी उसको दे रही है। जो खीस में जो इम्यूनिटी पाई जाएगी, एंटीबॉडीज पाई जाएगी, उसको पैसिव का मतलब बनी बनाई इम्यूनिटी देना, क्योंकि हम उसको खीस पिला रहे हैं, उसको बनी बनाई इम्यूनिटी मिल रही है, तो उसको बोलेंगे हम पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव एक आता है एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि कोई ऐसा जीवाणु जो हमारे शरीर में गया, फिर हमारे शरीर ने उसको लड़ने के लिए कोई एंटीबैक्टीरियल एंटीबॉडीज बनाई है, उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाई है, तो उसको बोलेंगे हम एक्टिव इम्यूनिटी। अगर यानी कि हमारे शरीर किसी बीमारी के प्रति कार्य करे तो उसको बोलेंगे हम एक्टिव। और अगर पहले से ही हमें बने बनाई एंटीबॉडीज या फिर इम्यूनिटी दे तो उसको बोलेंगे हम पैसिव। क्लियर। यानी कि खीस में हमें एंटीबॉडीज पाई जाती है, जिससे बछड़े में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
क्लियर। और खीस जो रहता है वो लग्जेटिव का कार्य करता है, जिसमें प्रथम मल की निकासी कर सके। अगर बछड़े को हमने स्टार्टिंग 15 से 30 मिनट तक हमने उसको खीस नहीं पिलाया तो ये वो नॉर्मली लग्जेटिव की तरह ही काम करेगा, उसमें एंटीबॉडीज़ खत्म हो जाएगी। यानी कि लगभग हमें 1 से 2 घंटे, मतलब 1 से 2 घंटे या 1 घंटे के भीतर ही, 1 घंटे के अंदर अंदर ही हमें उसको खीस पिलाना चाहिए। और फिर यदि बछड़े को खीस नहीं पिलाया जाए तो क्या होगा, तो उसमें कोलीबैसिलोसिस हो जाएगी। कोलीबैसिलोसिस यानी कि बछड़े में जो उजला पीला दस्त होता है वो बीमारी उसमें हो जाएगी, कोलीबैसिलोसिस। फिर उसका कारक क्या है, तो ई कोलाई है। ई कोलीबैसिलोसिस का अगर कारक पूछे तो ई कोलाई, और यह एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। यानी कि ग्राम नेगेटिव जीवाणु के कारण कोलीबैसिलोसिस या जो ई कोलाई है उसके कारण कोलीबैसिलोसिस होती है। और कब होगी, तो 1 से 3 दिन के उम्र पर, जब 1 से 3 दिन का जब बछड़ा हो तो उसमें ही होगी। क्यों होगी, तो खीस न पिलाने के कारण। खीस कब पिएगा, 1 से 3 दिन तक ही पिएगा ना, 1 से 3 दिन तक खीस आएगा तो भी पिएगा। तो अगर हमने खीस नहीं पिलाया तो ये बीमारी हो जाएगी। और उसके उपचार क्या करेंगे, अगर बीमारी हो गई तो स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या रहती है कि यह ग्राम नेगेटिव जितने भी जीवाणु उनके खिलाफ कार्य करती है, और जितने भी ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु उनके खिलाफ काम करेगी पेनिसिलिन। तो इसका रोकथाम कैसे करेंगे, अगर बीमारी से हमें पहले ही बचा लेना है तो क्या करेंगे, तो उसको खीस पिलाएंगे। उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खीस पिलाओ तो पहले ही उस बीमारी का रोकथाम हम कर पाएंगे। क्लियर। और हम देखते हैं कि जितने भी रुमंती जानवर हैं, जिनमें भी रुमन पाया जाता है, जितने भी रुमंती जानवर है उनमें जितने भी रुमन पाया जाता है, उनमें जो बछड़ा रहता है, उनमें जो बछड़ा रहता है जो भ्रूण में पाया जाएगा, उसमें प्लेसेंटा के द्वारा उसमें कोई भी एंटीबॉडी उसको ट्रांसफ़र नहीं होती। यानी कि जितने भी रुमंती जानवर हैं उनमें जो बछड़ा होता है उनको प्लेसेंटा द्वारा कोई भी एंटीबॉडी ट्रांसफ़र नहीं होती। जितने भी नॉन रुमिनेंट्स या फिर मनुष्य है उनको तो प्लेसेंटा द्वारा इम्यूनिटी पास होती है, यानी इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होगी। जितने भी मनुष्य और नॉन रुमिनेंट्स उनमें यह कार्य होगा, यानी कि बच्चे को गर्भ में ही इम्यूनिटी मिल जाएगी। पर जो रुमंती जानवर है उनमें कोई भी एंटीबॉडी उसके शरीर में प्लेसेंटा से नहीं जाएगी। तो फिर जो बछड़ा रहता है वो खीस पर ही निर्भर रहता है, किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए। तो बछड़ा जो रहता है वो खीस पर ही इम्यूनिटी के लिए निर्भर रहता है, यानी कि उसको हमें खीस पिलानी ही चाहिए, क्योंकि वो उसकी एंटीबॉडीज़ के लिए खीस पर ही निर्भर रहेगा। उसमें अगर हमने खीस पिलाई नहीं तो उसके जीवन पर उसके एंटीबॉडी में कमी रहेगी। क्लियर। तो हम नोट लिखेंगे एक कि रुमंती जानवरों में प्लेसेंटे द्वारा बछड़े को कोई भी एंटीबॉडी ट्रांसफ़र नहीं होती। यानी कि जो रुमंती जानवर है उनमें जो बछड़ा रहता है उसको प्लेसेंटा द्वारा कोई भी एंटीबॉडी ट्रांसफ़र नहीं होती। नॉन रुमिनेंट्स और मनुष्य में ऐसा नहीं होता। नॉन रुमिनेंट और मनुष्य में उसको प्लेसेंटा द्वारा जो एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र होगी। तो क्या होगा, तो इसलिए इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है। यानी कि बछड़े की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, क्योंकि उसको एंटीबॉडीज प्लेसेंटा में तो मिली ही नहीं है। और फिर वो किस पर निर्भर रहेगा, तो वो खीस पर निर्भर रहेगा। और अगर उसको खीस भी नहीं पिलाई तो वो फिर ना तो उसको गर्भ में एंटीबॉडी मिली, ना ही उसको बाहर आके मिली, तो उसमें मतलब उसमें एंटीबॉडीज़ की कमी हो जाएगी, यानी कि उसके इम्यूनिटी में कमी हो जाएगी। क्लियर। तो इसलिए क्या होगा कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए जो बछड़ा रहता है वो खीस पर निर्भर रहता है। इसलिए बछड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए खीस पर निर्भर रहता है।
इसलिए हमें बछड़े को खीस पिलानी ही चाहिए। क्लियर? बछड़े को हमें खीस पिलानी ही चाहिए, क्योंकि उसको न तो गर्भ में कुछ मिल रहा है, न तो गर्भ में उसको एंटीबॉडी मिल रही है, न ही हम बाहर आके उसको खीस पिलाएंगे, तो फिर उसमें इम्यूनिटी की कमी हो जाएगी। क्लियर? तो खीस कब पिलानी है? तो स्टार्टिंग के 15 से 30 मिनट के भीतर उसकी फर्स्ट फीडिंग कर देनी ही चाहिए। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कि जो गाय का जो खीस रहता है उसमें जो स्टार्टिंग में उसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि उसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है, जो कि आगे जाकर जो ट्रिप्सिन एंजाइम रहता है उसको काम करने से रोकेगा, जिससे क्या रहेगा कि खीस का पाचन रुक जाएगा, खीस का पाचन एबोमेजम में रुक जाएगा, उसका पाचन एबोमेजम में नहीं होगा। तो फिर क्या होगा कि वो आंत में जाएगा और वैसे खीस है वैसा आंत में चला जाएगा, फिर आंत में जाकर उसको अवशोषण होगा, और जिससे जो उसमें जो एंटीबॉडीज है वो ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में घुल जाएगी, जिससे बछड़े को इम्यूनिटी मिलेगी। तो गाय के जो खीस रहता है उसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है। गाय के खीस में ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाएगा। अगर गाय के खीस में ट्रिप्सिन इनहिबिटर है तो वो अच्छी बात है, खीस में ट्रिप्सिन इनहिबिटर तो अच्छी बात है, और सोयाबीन में ट्रिप्सिन इनहिबिटर तो वो खराब बात है। यानी कि सोयाबीन में ट्रिप्सिन इनहिबिटर अगर है तो वो खराब बात है, और खीस में अगर ट्रिप्सिन इनहिबिटर है तो वो अच्छी बात है। यानी कि जो अब देख लो कि गाय के खीस में ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाएगा तो क्या करेगा, जो बछड़े की जो पाचन तंत्र में एंटीबॉडीज रहेगी उसके पाचन को रोक देगा, एंटीबॉडीज़ के पाचन को रोक देगा, क्योंकि पाचन तंत्र में उसके एंटीबॉडीज या आमाशय में उसके एंटीबॉडीज़ का पाचन नहीं होगा तो एंटीबॉडीज़ को टूटने से रोकता है। क्लियर? तो अगला पॉइंट रहेगा हमारा कि गाय के खीस में ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाएगा तो ये क्या करेगा कि जो बछड़े को हम खीस पिला रहे तो वो खीस उसके पाचन में जाकर एंटीबॉडी के पाचन को रोक देगा। क्लियर? तो जो बछड़े के पाचन तंत्र को बछड़े के पाचन तंत्र में एंटीबॉडीज़ के पाचन को रोक देगा। जो बछड़े के पाचन तंत्र में एंटीबॉडीज़ के पाचन को रोक देगा। पाचन को रोक देगा यानी कि जो एंटीबॉडीज है वो शरीर उसके उसके गमाशय में टूटेगी नहीं, तो एंटीबॉडीज को टूटने से रोकता है। तो अब उसके आमाशय में तो एंटीबॉडीज टूटी नहीं, तो है वैसी उसमें रह गई। तो क्या ये कैसे हुआ? क्योंकि उसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाएगा जो ट्रिप्सिन एंजाइम को काम करने से रोक देगा, क्योंकि इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर ट्रिप्सिन एंजाइम को काम करने से रोक देगा। तो उसमें जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है वो ट्रिप्सिन को उसके काम करने से रोक देगा। तो फिर क्या होगा? तो ये जितना भी इसमें जितने भी जो है, अब सुनो कि ये खीस है, ये खीस है, खीस में क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडी। खीस में क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी मेनली क्या होती है? प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या होती है? मेनली प्रोटीन होती है। और खीस में क्या पाया जाएगा? ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ट्रिप्सिन इनहिबिटर, हाँ। किस में क्या पाया जाएगा? ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो यह क्या करेगा कि ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करेगा, तो ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या करेगा? उसको ब्लॉक कर देगा।
ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो मेनली प्रोटीन का पाचन करता है, तो एंटीबॉडीज मेनली प्रोटीन है, तो इसका पाचन करने से ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो ट्रिप्सिन को ब्लॉक कर देगा, तो इसका एंटीबॉडीज का पाचन उसके पाचन तंत्र में नहीं होगा, तो फिर वो क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज है वो वैसी उसके आंतों में चली जाएगी, फिर आंतों से उसके एब्जॉर्ब हो जाएगी, आंतों से फिर एब्जॉर्ब होकर उसके शरीर में पूरी फैल जाएगी, जिससे वो इम्यूनिटी का काम करेगा। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी उसमें इम्यूनिटी पाई जाएगी, मतलब गाय के जो खीस रहता है उसमें कौन कौन सी इम्यूनिटी पाई जाती है, यानी कि कौन कौन सी इम्यूनिटी मिलती है उससे। तो गाय के यानी कि गाय के खीस में पाई जाने वाली एंटीबॉडी, इनको हम बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन। क्लियर। इन्हीं को हम बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन, या फिर ऐसे भाषा में लिख सकते हैं हम आईजी, यानी कि जो गाय के जो खीस रहते हैं उसमें कौन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी को ही बोलते हैं हम इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर आईजी। तो कौन कौन सी इम्यूनिटी पाई जाएगी, तो एक तो पाई जाएगी उसमें आईजीजी, आईजीजी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद आईजीएम, आईजीएम उससे थोड़ी कम, और फिर लास्ट में पाई जाएगी आईजीए। यानी कि अगर गाय के खीस में अगर एंटीबॉडी पूछी जाए तो कौन कौन सी पाई जाएगी, तो आईजीजी पाई जाएगी, आईजीएम पाई जाएगी और आईजीए पाई जाएगी। उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो आईजीजी पाई जाएगी, ये पाई जाएगी सबसे ज़्यादा। तो गाय के खीस में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, तो वो है आईजीजी, और ये पाई जाएगी सबसे कम। गाय के खीस में मेनली 3 प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाएगी, आईजीजी, आईजीएम और आईजीए, जिसमें सबसे ज़्यादा पाई जाएगी आईजीजी और सबसे कम पाई जाएगी आईजीए। क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ तक क्लियर, यानी कि गाय के खीस में जो पाए जाने वाली एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी को ही हम बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि आईजी, और उसमें जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो 3 प्रकार से रहेगी, आईजीजी, आईजीएम और आईजीए। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो रहेगी आईजीजी, और सबसे कम पाई जाएगी आईजीए। यानी कि जो गाय के खीस में जो एंटीबॉडी पाई जाएगी उसमें सबसे जो ज़्यादा पाई जाएगी वो रहेगी आईजीजी, और सबसे कम रहेगी आईजीएम। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गाय के जो खीस रहती है और जो उसका नॉर्मल दूध रहता है उसमें क्या अंतर रहेगा। तो गाय के खीस व सामान्य दूध की तुलना, या फिर उनमें क्या अंतर रहता है, यानी कि गाय के खीस और सामान्य दूध में क्या क्या अंतर रहता है। अगर मेनली देखें तो पानी और लैक्टोज के अलावा बाकी सब में उसमें खीस में अधिकता रहेगी, यानी कि जो पानी रहता है और लैक्टोज रहता है वो नॉर्मल दूध में ज़्यादा रहता है। अगर खीस और नॉर्मल दूध की हम कंपैरिजन करें तो पानी और लैक्टोज नॉर्मल दूध में ज़्यादा रहेगा, उसके छोड़कर जितने भी जो पोषक तत्व हैं वो खीस में ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर हम नॉर्मली पढ़ेंगे, वो तो हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन से यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विटामिन उसमें ज़्यादा रहेगी और कौन कौन सी प्रोटीन इसमें ज़्यादा रहेगी। जो प्रोटीन रहती है, प्रोटीन वो सामान्य दूध से 3 से 5% उसमें ज़्यादा रहती है, यानी कि 3 से 5 गुना खीस में ज़्यादा रहेगी प्रोटीन जो रहेगी। तो खीस में जो प्रोटीन रहती है वो सामान्य दूध से 3 से 5 गुना ज़्यादा रहती है। खीस में प्रोटीन जो रहती है वो सामान्य दूध से 3 से 5 गुना ज़्यादा रहती है। और एक उसमें रहती है विटामिन ए, उसमें 10 गुना ज़्यादा रहती है, यानी कि सामान्य दूध से। तो विटामिन ए जो रहती है वो सामान्य दूध से, यानी कि खीस में लिख दो, खीस में विटामिन ए सामान्य दूध से कितने रहेगी, तो ये रहेगी 10 गुना ज़्यादा। ये इसका औसत है। अगर नॉर्मली अगर एवरेज में पूछे तो 5 से 15 ले लीजिए, अगर औसत में पूछे तो 10, और अगर नॉर्मली उसका पूछे तो 5 से 15। क्लियर। 5 से 15 गुना। और जो खीस रहती है उसकी पाचकता अच्छी रहे उसके लिए
खीस की जो पाचकता रहती है वो अच्छी रहे, उसके लिए उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, यानी कि उसका कितने डिग्री टेम्परेचर पर हमें गाय बछड़े को पिलाना चाहिए, यानी कि जो शरीर नॉर्मल जो गाय का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर हमको पिलाना है, यानी कि खीस निकाला और तुरंत हम उसको पिला सकते हैं। यानी कि अगर माने तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि गाय का अगर नॉर्मली टेम्परेचर देखें तो 101.5 रहता है। गाय का अगर नॉर्मली टेम्परेचर देखें तो 101.5 रहता है। तो हमें गाय नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी कि गाय का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उस पर हमें मेंटेन करके या फिर गाय से तुरंत निकाल कर हम उसको पिला देना चाहिए, या फिर हम उसको स्टोर कर रहे हैं, या फिर हम इस खीस को स्टोर कर रहे हैं, तो फिर उसको क्या करना है हमें कि नॉर्मली उतना टेम्परेचर, यानी कि 99 से लेकर 102 के टेम्परेचर के बीच में लाके उसको हमें पिलाना है। तो खीस की पाचकता अच्छी रही, उसके लिए खीस की पाचकता अच्छी रहे उसके लिए हमें क्या करना है, खीस को, इसके लिए हमें बछड़े के मतलब बछड़े को जो खीस पिलाते हैं वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान पर पिलाए, अच्छी रहे। इसके लिए बछड़े को खीस 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर पिलाए, यानी कि जो नॉर्मली उसका गाय का जो टेम्परेचर रहता है उसी टेम्परेचर पर हम पिला सकते हैं। यानी कि नॉर्मल सीधा हमने गाय से जो केस निकाला और सीधा ही हम उसको पिला सकते हैं। और अगर हम स्टोर कर रहे हैं उसको किसी फ्रीजर वगैरह में हम उसको स्टोर कर रहे हैं तो इस टेम्परेचर पर लाकर हम उसको पिला सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे कि जो बछड़ा रहता है उसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर जो गर्भनाल रहते हैं वो कैसे काटेंगे। उसमें गर्भनाल भी काटेंगे, यानी बछड़े का जन्म हुआ तो उसकी जो गर्भनाल रहती है जो प्लेसेंटा से जुड़ी हुई रहती है, बच्चे के नाभि से माँ के प्लेसेंटा तक जुड़ी हुई रहती है, यानी कि उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर गर्भनाल। तो उसको काटना कैसे है, तो जन्म के पश्चात बछड़े की गर्भनाल को काटना। हेडिंग रहेगी हमारी, जन्म के पश्चात बछड़े के गर्भनाल को काटना, या फिर गर्भनाल को ही बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि बच्चे के जन्म के पश्चात उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को कैसे काटेंगे, ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो मान लो कि ये बछड़ा है और ये इससे निकल रही है उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको मान लो ये बछड़ा है और उससे निकल रही है अम्बिलिकल कॉर्ड, तो ये मान लो ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि ये उसकी गर्भनाल है। तो उसके गर्भनाल को हम काटेंगे कैसे, तो अगर उसमें जो गर्भनाल रहती है उसको काटना है तो जो बछड़ा रहता है उससे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक टॉर्निक्वेट बांधेंगे। ये हमने बांध दिया उसमें टॉर्निक्वेट भी कितने गैप पे बांधेंगे, तो ये बांधेंगे हम 2.5 सेंटीमीटर के गैप पर हम उसको टॉर्निक्वेट बांधेंगे। और काटेंगे कहाँ पर, जहाँ से टॉर्निक्वेट बांधा है उसके 1 सेंटीमीटर नीचे से काटेंगे, जहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे से काटेंगे, यानी कि यहाँ से काट देंगे। क्लियर? अब हमें गर्भनाल जो या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड काटेंगे कैसे, तो जो बछड़ा रहता है उस बछड़े से 2.5 सेंटीमीटर जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है उसमें 2.5 सेंटीमीटर के दूरी पर हमें एक जो टॉर्निक्वेट बांधना है, ये है टॉर्निक्वेट बांधना। टॉर्निक्वेट यानी कि ब्लड नहीं निकले उसके लिए। टॉर्निक्वेट कैसा रह सकता है कि या तो कोई कपड़े का मतलब कपड़ा बांध दो, या फिर कोई धागा बांध दो, या कोई रस्सी बांध दो।
तो टर्निकेट का मतलब क्या रहता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ बांध दो जिससे ब्लड रुक सके, ब्लड ना आए। तो बछड़ा रहता है, उसके हमें गर्भनाल कैसे काटनी है, तो जो बछड़ा रहता है उससे जो गर्भनाल रहती है वो बछड़े से 2.5 सेंटीमीटर उसके तो हमें टर्निकेट बांधना है। यानी कि जो बछड़े की गर्भनाल रहेगी वो बछड़े से हमें लेकर उसके 2.5 सेंटीमीटर दूर, ये बछड़ा है और इसकी गर्भनाल है, तो 2.5 सेंटीमीटर दूर हमें उसमें टर्निकेट बांधना है जिससे उसमें ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। फिर जहाँ से टर्निकेट बांधी है उसके 1 सेंटीमीटर दूर हम उसको गर्भनाल को काट लेंगे। यानी कि प्लेसेंटा की तरफ ये जा रहा है, प्लेसेंटा की तरफ, वहाँ पर हम उसमें काट देंगे। क्लियर? तो हम काट देंगे। क्लियर? और इसमें अगर मतलब इसमें थोड़ी बहुत अगर बाहर जब काटा तो इसमें ब्लीडिंग होगी, तो उसके उपचार में हम क्या देंगे, उसके उपचार में हम क्या लगाएंगे, उसमें जो एंटीसेप्टिक क्या लगाएंगे, तो एंटीसेप्टिक लगाएंगे हम 30% टिंचर आयोडीन, 30% हम उसमें टिंचर आयोडीन लगाएंगे। तो उपचार में क्या लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई, इसके उपचार में हम क्या लगाएंगे, तो अब इसके उपचार में हम लगाएंगे 30% टिंचर, उसके उपचार में लगाएंगे हम 30% टिंचर आयोडीन, कैसे, एंटीसेप्टिक के रूप में। तो पहला अम्बिलिकल कॉर्ड हमें काटना कैसा है, जो बछड़ा है उसकी जो गर्भनाल रहती है वो बछड़े से हमें 2.5 सेंटीमीटर दूर उसके जो गर्भनाल रहती है वहाँ पर हमें पहले तो टर्निकेट बांध देना है। क्यों बांधेंगे, ताकि ब्लीडिंग को रोक सके, ब्लीडिंग ना हो उसमें। फिर जहाँ से टर्निकेट बांधा है वहाँ से 1 सेंटीमीटर दूर हम उसमें कट लगाएंगे, यानी कि काट देंगे। जहाँ से टर्निकेट बांधा है वहाँ से 1 सेंटीमीटर दूर हम उसमें काट देंगे। और अगर उसमें थोड़ा बहुत खून भी अगर निकले तो हमें उसको 30% टिंचर आयोडीन के एंटीसेप्टिक से, मतलब 30% जो टिंचर आयोडीन रहता है उससे हम धो लेंगे। एंटीसेप्टिक के रूप में हम क्या, मतलब गर्भनाल काटते समय हम एंटीसेप्टिक के रूप में हम किसका यूज करेंगे, तो 30% टिंचर आयोडीन का हम उपयोग करेंगे। और एक दूसरा अगर एक नोट लगा के लिख देना कि नोट क्या लगाएंगे कि यदि प्रसव के बाद जो बछड़ी रहती है उसमें एक्स्ट्रा टीथ पाए जाए, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा थन पाया जाए, तो उसको काटना कब है, तो उसको हम काटेंगे लगभग 1 से 2 महीने की उम्र पर। कैसे काटेंगे, तो कैंची की सहायता से, स्टरलाइज यानी कि एकदम निसंक्रमित कैंची हो, उससे हम एक्स्ट्रा थन को उसमें काट देंगे। तो यदि बछड़ी में जन्म के पश्चात एक्स्ट्रा उसमें टीथ है या फिर थन है, एक्स्ट्रा टीथ है, तो उसको जन्म के 1 से 2 महीने बाद, 1 से 2 माह बाद स्टरलाइज कैंची के माध्यम से काट देना है। क्लियर? देखो अब हमारा लास्ट पॉइंट है आज का कि बछड़े के जो गर्भनाल काटते हैं वो कैसे काटेंगे। तो जो बछड़ा है उसके जो गर्भनाल रहती है उसके 2.5 सेंटीमीटर दूर तो हम टर्निकेट बांधेंगे। क्यों बांधेंगे, कि उसमें ब्लीडिंग को रोक सके। और फिर उसके 1 सेंटीमीटर दूर हम उसमें कट लगाएंगे जिससे गर्भनाल अलग हो जाए। और अगर उसमें थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हुई तो उसको उपचार में हम क्या लगाएंगे, तो 30% टिंचर आयोडीन का उसमें हम एंटीसेप्टिक के रूप में हम उसका यूज़ लेंगे। और आगे एक नोट लिखी हमने पढ़ी कि यदि कोई बछड़ी है, यदि कोई मादा या फीमेल एनिमल है, जो बछड़ी है उसमें अगर एक्स्ट्रा टीथ पाया जाए, जन्म के समय उसमें कोई एक्स्ट्रा टीथ यानी कि उसमें एक्स्ट्रा थन पाया जाए, तो क्या करेंगे, तो उसको हम क्या करना है कि जन्म हो गया उसके 1 से 2 महीने के बाद, यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर हमें उसमें जो थन है उसको स्टरलाइज कैंची यानी कि निसंक्रमित कैंची में कोई भी कुछ भी मतलब उसमें संक्रमण नहीं रहना चाहिए, यानी कि कैंची को हमें उसको निसंक्रमित करके उस तन को काटना है। क्लियर? तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा जो फीडिंग से जितना भी
यानी कि दूध के रिलेटेड जितना भी था सब खत्म हो गया। अब हम कल से या फिर अगली क्लास से हम शुरू करेंगे आवासीय प्रणाली। आवासीय प्रणाली यानी कि जो उनके रहने के जो प्रणाली रहती है उसको हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम पॉलिटी से। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसी क्लास में यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी का पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।